हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे, एकदम मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। आप सभी का एक बार मैं स्वागत करूंगा बच्चों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अब्दुल बायोलॉजी क्लासेस। बच्चों मैं थोड़ा डिसकंटिन्यूअस वीडियो डालता हूं, बट मेरा कोशिश रहता है कि मैं जितनी आपकी हेल्प कर सकूं मैं करता हूं, और आगे इन फ्यूचर भी कोशिश रहेगा मैं करता रहूं। ठीक है बच्चों, तो आज के इस स्पेशल सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 का पहला टॉपिक, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। बच्चों आप यकीन करो कि ये जो चैप्टर जो है ना, आप क्लास 11th और क्लास 12 दोनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो छोटे छोटे टर्म्स जो आपको यूज हो जाते हैं इसमें। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे से देखो, अच्छे से सीखो, ठीक है, ताकि आपका जो बेस और ज़्यादा स्ट्रांग हो और आपके नीट एग्जामिनेशन का अच्छा सा प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, हाँ बच्चों, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा कि आपका नीट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। ठीक है, और अगर किसी चैप्टर में अगर किसी तरह का कमी लग रहा है तो आप भी कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, ताकि मैं आगे आने वाले दिनों में उस पर वीडियो बना सकूँ। ठीक है बच्चों, तो चलो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द, एकदम नए शुरुआत के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेट्स स्टार्ट विद द कि लाइफ स्पेन्स क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे रिप्रोडक्शंस पे। तो लाइफ स्पेन्स बच्चों ये सिंपल एक टर्म्स है जो रिप्रेजेंट्स करता है टोटल टाइम ड्यूरेशंस को, जिसमें आदमी या ऑर्गेनिज्म जो जन्म लेता है और मर जाता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि दैट इज़ द टाइम, टोटल टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू लेके नेचुरल डेथ। ओके, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो टोटल ड्यूरेशंस होता है, हम उसी को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं लाइफ स्पेन्स कहते हैं। अब यहाँ पे नेचुरल डेथ क्यों बोला गया है, देखो यहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ हमें कंसिडर नहीं करना, उससे एक्चुअल किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन की, यहाँ पे एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, उस स्पेसीज के जितने मेंबर हैं उन सब की बात हो रही है। समझ में आ रहा। तो और एक काम और कर सकते हैं हम लोग, इसमें एवरेज निकाल सकते हैं, जैसे 10 लोग उन कितना टाइम तक जिंदा रहें तो उसका एवरेज निकाल के भी हम बता सकते हैं। बट कुल मिला के किस तुम एवरेज निकालो या जो भी करो, बट अल्टीमेटली जो टाइम तुम्हें काउंट करना है वो बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक के टाइम को काउंट करना है। ओके, तो ये हो गया लाइफ स्पेन, सिंपल सा। अब आ जाओ कि ये जो लाइफ स्पेन है बच्चों, ये कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। हम इंसान हैं तो हम अपने बारे में सिर्फ नहीं सोचेंगे, हम पूरे ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल्स, ठीक है ना, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, सबके बारे में सोचना पड़ेगा। तो लाइफ स्पेन जो बच्चों ये एज शॉर्ट एज फ्यू डे भी हो सकता है, मतलब कुछ दिन तक हो सकता है, या फिर एज लॉन्ग एज फ्यू थाउजेंड ईयर भी हो सकता है, हज़ारों साल, कुछ दिन से लेके हज़ारों साल तक हो सकता है। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिजम्स कौन सा है, कैसा है ना, उस पर डिपेंड करता है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों, इसको आप लोग नोट डाल के लिखना, अपने नोटबुक में नोट डाल के लिखना। हाँ, तो मैं पहले चीज़ क्लियर कर दूँ बच्चों, जो आप लोगों में से ये 12th सेशन को स्टार्ट किया आप लोगों में, तो उनके लिए ये एक जस्ट ऐसे नोट है कि आप लोग ये वीडियो को देख के दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए आप लोगों को नोट्स प्रिपेयर करना है, ऐसे देखने से नहीं होगा। आपको अपने एक पर्टिकुलर एक कॉपी बना लो A4 साइज़ का, अराउंड 150 पेज का, और उसमें आप चाहे तो बॉटनी जूलॉजी अलग अलग करके सकते हो या फिर एक साथ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नोट्स बनाना है, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ उसमें लिखते जाओ, और एडिशनल तुम्हें लगे कि हाँ सर ने कुछ बोला वो लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो लिखते रहना तुम लोग, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाल के लिखना है। देखो, लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड, ध्यान रखना, नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद द, है ना, नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद द साइज एज वेल एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। देखो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं आपका मैंगो ट्री ले लेते हैं। ठीक है, मैंगो ट्री, तो मैंगो ट्री में हम देख सकते हैं कि इसका लाइफ स्पेन होता है 200 ईयर, और वहीं पे सेम उसी तरह के सेम साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी वाला एक ऑर्गेनिज्म लेते हैं पीपल ट्री, तो उसका है कितना 2500, 2,500 साल ना। तो देख सकते हो इसमें दोनों में काफ़ी, दोनों तो क्या शेप एंड साइज अलग है, लेकिन देखो एज कितना डिफरेंट, मतलब सॉरी लाइफ स्पेन दोनों का कितना डिफरेंस है। उसी तरह से एक एनिमल का एग्जांपल ले लेते हैं, तो एनिमल के एग्जांपल में क्रो और एक पैरोट लेते हैं। तो क्रो का जो होता है, कौवा का जो लाइफ स्पेन होता है 15 साल, और पैरोट तोता जो होता है 140 साल जिंदा रह सकता है। ये एवरेज लाइफ स्पेन्स की बात करें तो क्रो एंड पैरोट, मतलब तोता और कौवा आपने देखा होगा, जरूर डेफिनेटली देखा होगा। तो दोनों का शेप एंड साइज़ क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी दोनों का सेम होता है, लेकिन फिर भी देखो कौवा वहाँ से 15 साल जिंदा रहते हैं, पैरोट जी
114 ईयर इसमें सर्वाइव करता है। क्लियर है? तो इससे क्या साफ साफ पता चला कि इट इज़ नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। इसको नोट डाल के लिखना है। एनीवे, अब आ जाते हैं सच्चाई पे। डेथ, मृत्यु क्या है? देखा है ना मृत्यु क्या है? तो मृत्यु शो द इंडिविजुअल, नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल। मतलब इस अर्थ पे कोई भी इंडिविजुअल जो है ना ये इमॉर्टल नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन, एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को छोड़ के, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को छोड़ के बाकी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है ना इमॉर्टल नहीं है। अब सिंगल सेल्स क्यों इसको बोले भाई? तो सिंपली तुम ही सोचो कि हाउ कैन यू प्रूफ कि कोई मर गया है? तो ऑब्वियसली तुम्हें एक डेड बॉडी ले जाके डॉक्टर से दिखाना है, डॉक्टर एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, फिर उसके बाद वो डेथ घोषणा हो जाएगी। मतलब डेड बॉडी एसेंशियल है। बट यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में आगे देखेंगे कि वो क्या होता है। जैसे कोई भी सेल्स है, अब वो जैसे ओल्ड होता है वो तुरंत डिवाइड होकर दो नए डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो पेरेंट सेल्स है वहाँ पे उसका डेड बॉडी मिला ही नहीं, तो इसलिए हम कहते हैं कि वो डेड नहीं है, तो वो इमॉर्टल कंसिडर कर लिया जाता है। ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट द लाइफ स्पेंस के बारे में। आपके एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम दिया हुआ है, सबने देखा है। अब इस एनसीईआरटी के इस पर्टिकुलर डायग्राम में ध्यान देना है कि इन सब के लाइफ स्पेंस को याद रखना है। तो कुछ तो दिया हुआ जैसे बटरफ्लाई, क्रो, पैरोट, क्रोकोडाइल, टॉर्टवाइज, इन सब का दिया हुआ। बाकी जो नहीं दिया हुआ मैंने इधर साइड में लिख दिया, जैसे एलिफेंट, डॉग, रोज सब मिलेगा, हॉर्स, राइस, है ना। फ्रूट फ्लाई, तो फ्रूट फ्लाई में देखो कम ही है, सबसे कम है। ओनली कितना है? 14, 2 वीक, 14 डे होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसको तुम लोग अपने एनसीईआरटी पे लिख लो या तो अपने नोटबुक में, व्हाटएवर यू वांट, जहाँ पे मन करे लिख लो। बट इससे भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, तो इससे कोई दो राय नहीं है कि नहीं आ सकता है। तो इसको पढ़ के रखना, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक आपके लिए क्वेश्चन है जो लास्ट पॉइंट मैंने डिस्कस किया उसी पे बेस्ट है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स देयर इज नो नेचुरल डेथ। तो नो नेचुरल डेथ किसका होता है? हमें पता है यूनी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो चलो एक एक करके देखते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि अगर बैक्टीरिया बोलता है, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूसिंग बाय द स्पोरुलेशंस, तो बैक्टीरिया जो है स्पोरुलेशंस के थ्रू प्रोड्यूस करता है। तो ये तो पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, ये पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। और स्पोरुलेशंस में यहाँ पे कोई दो इंडिविजुअल नहीं, वही सेम इंडिविजुअल क्या होता है, वो अपने अराउंड क्या करता है, इस तरह से एक सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा और आगे फिर से वो यहाँ से में से रिलीज हो जाएगा। तो इसमें एक पेरेंट से एक ही प्रोजेनी बन रहा है और प्रोजेनी पेरेंट्स ऑलमोस्ट सेम है, तो यहाँ पे हम इसको नहीं कर सकते। ईस्ट, तो ईस्ट हो गया मल्टी सेलुलर है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ना, यूनिसेलुलर, लेकिन उसमें बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो बडिंग के थ्रू जब रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें पेरेंट सेल्स भी रहता है और प्रोजेनी भी रहता है, समझे। पेरेंट सेल्स भी रहता है, प्रोजेनी भी रहता है, तो ये भी उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग बाय द स्पोर्स, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर स्पोर्स के थ्रू प्रोड्यूस करें तो ये स्पोर्स मतलब एक से बहुत सारे बनते हैं, और ये एग्जैक्टली ये चीज़ को भी जस्टिफाई नहीं करा यहाँ पे। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसिंग बाय द बाइनरी फ्यूजन, ये उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जस्टिफाई करा। जैसे मान लो ये अमीबा है, अब ये डिवाइड करना स्टार्ट हो रहा है, इस तरह से डिवाइड करना स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे दो न्यूक्लियस बन गया एंड फाइनली ये दो छोटे से छोटे अमीबी में इस तरह से चेंज हो गया तेरा। तो दो इस तरह से डॉटर सेल्स में चेंज हो गया। तो अब यहाँ पे पूरे पेरेंट सेल्स क्या हो गया, फाइनली डिसअपियर हो गया है ना। बट इन सब में देखो पेरेंट सेल्स रह जाता था, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे थे, इसलिए हम इसको नहीं कंसिडर कर रहे हैं कि इनका नेचुरल डेथ नहीं होता है। इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 4 इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग थोड़ा डिफाइन करेंगे कि रिप्रोडक्शंस क्या होता है। तो देखो रिप्रोडक्शंस का सिंपल डेफिनेशन यही है, इसको अच्छे से याद कर लो, समझ लो। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिप्रोडक्शंस क्या होता है, जैसे हम लोग सिंपली आसान भाषा में डिफाइन करें तो हर ऑर्गेनिजम्स अपने अस्तित्व को, एग्जिस्टेंस को इस अर्थ पे कंटिन्यू रखने के लिए क्या करेगा, वो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म बनाता है।
अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को बनाता है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब देखो इसको कैसे लिखा, इट इज़ द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन ऑफ स्प्रिंग्स, यंग वन को बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनी कह सकते हैं, सिमिलर टू इटसेल्फ। ऑब्वियस सी बात है, तो आम है तो आम का ही पेड़ बनाएगा, कटहल है तो कटहल का ही पेड़ बनाएगा, है ना। अब वो कहावत तो सुना होगा, लगाए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होई, है ना, सुना है ना। तो बबूल का पेड़ लगाएंगे तो बबूल का सीड है तो ऑब्वियसली उसमें से बबूल का ही पेड़ होता है। तो हर ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को ही बनाता है। तो दैट्स अ बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन हो गया किसका, रिप्रोडक्शंस का। अब रिप्रोडक्शन से क्या होता है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बोला था, द रिप्रोडक्शन perpetuate द मेंबर ऑफ स्पेसीज, दैट इज रिप्रोडक्शंस एनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसी जनरेशन आफ्टर जनरेशन, है ना। जनरेशन आफ्टर जनरेशन इस अर्थ पे उस स्पेसीज के मेंबर क्या रहे, कंटिन्यू रहे इस अर्थ के ऊपर, ये पॉसिबल है ओनली ड्यू टू द रिप्रोडक्शंस की वजह से पॉसिबल है। समझ रहे हो, ठीक है। तो ये तो रहा रिप्रोडक्शंस का डेफिनेशंस। अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिप्रोडक्शंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी कैन कैरेक्टराइज द रिप्रोडक्शन बाय द 3 प्रोसेस। फर्स्ट वन इज द डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। फर्स्ट है डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। तो जब भी रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल होता है, और उसमें से डबल जेनेटिक मटेरियल्स में से कुछ पार्ट एक पेरेंट में और मैंने प्रोजेनी में, और एक पार्ट किसी दूसरे प्रोजेनी में चला जाता है। तो ये भाई कंटिन्यूटी रहेगा ही, डेफिनेटली रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा आ जाते हैं, तो सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन से पहले रिप्रोडक्टिव यूनिट का फॉर्मेशंस करता है, और उसी रिप्रोडक्टिव यूनिट्स में गैमेट्स बनाएगा, या फिर अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना कुछ भी करेगा, लेकिन वहाँ से एक रिप्रोडक्टिव यूनिट बनना है। ठीक है ना, जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जैसे बर्ड फॉर्म किया, अब वही बर्ड स्प्राउट करेगा तो नया प्लांट वहाँ से बनना स्टार्ट हो जाता है। या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो गनाड बना, गनाड में गैमेट्स बनेगा, गैमेट रिलीज होगा, फर्टिलाइज होगा, जिससे नया जनरेशन बनता है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट। तीसरा फॉर्मेशन ऑफ न्यू जनरेशंस फ्रॉम दैट रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो अब जो भी रिप्रोडक्टिव यूनिट बना है उससे न्यू जनरेशंस फॉर्म्ड होना ही है डेफिनेटली, अब वो चाहे सेक्सुअल हो चाहे एसेक्सुअल हो। ओके, तो दैट्स 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया किसका, रिप्रोडक्शंस का। आई होप समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन है बच्चों, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं कि रिप्रोडक्शन जो है अब वो सेक्सुअल एसेक्सुअल वॉट एवर टाइप है, बट वहाँ पे रिप्रोडक्शंस क्यों जरूरी है या फिर रिप्रोडक्शन क्यों होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज़ या आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस्ड, हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस्ड। ठीक है, कैसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस्ड करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो अब यहाँ पे आंसर देखो क्या हो सकता है, पॉसिबली सोचो तुम। ठीक है, तो आंसर आपको क्या लगता है, ऑर्गेनिज्म हैबिटाट होगा या इंटरनल फिजियोलॉजी या इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो यहाँ पे बच्चों ये मोर देन वन ऑप्शन, एक्चुअली में ऑल होना चाहिए था यहाँ पे, ऑल। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स का हैबिटाट का मतलब है बच्चों की वो फेवरेबल कंडीशन में है या अनफेवरेबल कंडीशंस में है। आगे पता चलेगा कि फेवरेबल कंडीशन है तो कुछ और तरह से रिप्रोड्यूस कर रहा है, और अनफेवरेबल कंडीशन तो कुछ और तरह से रिप्रोड्यूस कर रहा है। उसी तरह से उसका इंटरनल फिजियोलॉजी और एनवायरमेंटल फैक्टर भी इन्फ्लुएंस करते हैं रिप्रोडक्शंस को। भाषा में सेक्सुअल एसेक्सुअल का मतलब समझाते हैं, फिर उसके बाद इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट इसको डिस्कस करते हैं। देखो, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो 2 घटनाएं सबसे ज़्यादा जरूरी है, सबसे ज़्यादा जरूरी है। पहला घटना है गैमेट फॉर्मेशंस, और दूसरा घटना है गैमेटिक फ्यूज़न और फर्टिलाइजेशन। अगर गैमेट फॉर्मेशन एंड गैमेटिक फ्यूज़न फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो डेफिनेटली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस है। बट अगर ये दोनों घटना में से फर्टिलाइजेशन अगर अपसेंट है या गैमेट फॉर्मेशन भी अपसेंट है, ठीक है, तब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, है ना। क्लियर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहीं पे भी तुम्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफाइन करना है तो इन 2 पॉइंट्स को तुम अगर देखो कि ये गैमेट बन रहा है और गैमेट फ्यूज़न हो रहा है तो मतलब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बाकी इसी चीज़ों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। चलो अब हम लोग थोड़ा सा 1 बाय 1 करके कंपेयर करते हैं और लिखते चले जाते हैं 1 बाय 1 करके। ठीक है, सबसे पहले तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा क्या होता है, यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल का मतलब कोई एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, अब वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बट एक पेरेंट होना चाहिए। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है
ये बाई पेरेंटल होता है। क्या होता है? बाई पेरेंटल, बट समटाइम यूनी पेरेंटल भी हो सकता है। बट यूनी पेरेंटल में कंडीशंस क्या है कि बोथ सेक्सेस प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल, मतलब बाइसेक्सुअल अगर है तो हम मान सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें एनी पेरेंटल पे भी हो सकता है। ओके, बाई सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म जो उनको कहते हैं जिन पे एक ही बॉडी के ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों अगर प्रेजेंट हैं तो हम उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। और यूनिपेरेंटल मतलब सिंगल पेरेंट है लेकिन उस पर दोनों सेक्सेस है तब भी पॉसिबल है। ओके, सेकेंड पॉइंट आ जाते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर विथ और विदाउट गैमेट फॉर्मेशंस, मतलब गैमेट बन भी सकता है और गैमेट नहीं भी बन सकता है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे 100% है कि गैमेट बनना ही है, अदरवाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, देखो यहाँ गैमेट बन तो गया है लेकिन यहाँ गैमेटिक फ्यूजन टोटली एब्सेंट, एकदम 0% भी नहीं रहेगा, समझे? तो एब्सेंट रहता है, टोटली एब्सेंट रहता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन होगा ही होगा। ओके, तो ये था भैया 3 पॉइंट। अब आ जाते हैं, देखो एक चीज़ गौर करना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होता है, अगर मान लो कोई एक ही पेरेंट है तो उसी पेरेंट से और गैमेट भी नहीं बना है, मियोसिस नहीं हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि पेरेंट से डायरेक्टली उसका जो सेल्स होता है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाता है। मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन मतलब जो प्रोजेनी है या ऑफस्प्रिंग है वो क्या होता है, एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट पेरेंट विद रिस्पेक्ट टू द जीन, सिमिलर है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बेसिस पे दोनों सिमिलर हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे पेरेंट और प्रोजेनी आपस में क्या हो गए, दे आर क्लोन। क्या हो गए? क्लोन हो गए। समझ में आ रहा? ये आपस में क्लोन है, क्योंकि यहाँ पे देखो जैसे एक पेरेंट है उसने 10 प्रोजेनी बनाया, तो 10 के 10 प्रोजेनी क्या है, उनका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है एग्जैक्टली सिमिलर है पेरेंट्स का, और बाकी के 10 आपस में भी क्लोन है और पेरेंट्स से भी क्लोन है, मतलब प्रोजेनी आपस में भी क्लोन है और पेरेंट्स से क्लोन है, क्योंकि इन सब का क्या है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट सिमिलर है। तो क्लोन किसको कहते हैं, देखो यहाँ पर अलग से मैंने लिख दिया है, इसको नोट कर लेना। क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब द सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल, मतलब मॉर्फोलॉजिकली भी होंगे जेनेटिकली भी होंगे, ज़्यादा जरूरी है जेनेटिक सिमिलरिटीज़। तो अगर जेनेटिक कॉन्स्टेंट सेम है तो मॉर्फोलॉजिकली भी सेम ही हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये है क्लोन। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होने वाला है। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ऑफस्प्रिंग आर नॉट आइडेंटिकल, ध्यान रखना, टू हैव द पेरेंट एंड अमॉन्ग देमसेल्व्स, आपस में भी और पेरेंट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मियोसिस के थ्रू जो गैमेट बनता है तो उस गैमेट बनने के प्रोसेस में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे नहीं भी हुआ तो दो अलग अलग इंडिविजुअल के गैमेट जब फ्यूज़ होंगे तो एक नया कॉम्बिनेशन ही लेके आएंगे। तो इन दोनों तरीके से यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोजेनी है और ऑफस्प्रिंग है आपस में क्लोन्ड नहीं होते हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे पहले बोला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस एब्सेंट होता है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और इसी मियोसिस की वजह से ये क्या होता है, वेरिएशन इंट्रोड्यूस्ड होता है, और इसी वेरिएशन की वजह से क्या होता है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स चेंज हो जाएगा, समझे। तो एक चीज़ और ध्यान रखना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है, मियोसिस की वजह से वेरिएशन होता है, और वेरिएशंस की वजह से ही क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन होगा, समझे। तो इवोल्यूशन का सोर्स क्या हो गया, इवोल्यूशन का सोर्स हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। ओके, एनीवे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, आसान होता है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स एंड एलाबोरेटेड प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें गोनाड बनेगा, फिर उसमें गैमेट बनेगा, फिर गैमेट मूव करेगा, फर्टिलाइज करेगा, तब जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा। तो काफ़ी एलाबोरेटेड है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंपैरेटिवली इसमें लेस एनर्जी कंज्यूम होता है, बट इसमें ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होता है, तो एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस ये फास्ट होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या होता है, स्लो होता है ना। क्योंकि स्लो का मतलब वही सेम, देखो यहाँ पे नीचे लिखा है कि मोर नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस, मतलब एक सिंगल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे हज़ारों प्रोजेनी बन सकते हैं एक ही बार में, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोजेनी बनते हैं। जैसे ह्यूमन में देखना सिर्फ एक एट अ टाइम एक ही प्रोजेनी बनता है, डॉग में थोड़ा 6-7 बन जाते हैं, है ना, रैट में भी 6-7 बन जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ कहाँ हो सकता है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा आप लोगों को कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ कहाँ हो सकता है, ठीक है। तो वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कुछ खास मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे मोनेरा के जो मेंबर हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ओनली,
कुछ प्रोटिस्टास के मेंबर हैं, उनमें देखो ऐसा नहीं कि प्रोटिस्टा में तेरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर केसेस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्लांट, फंजाई एंड लोअर इनवर्टिब्रेट्स। तो एनिमल में तो बहुत कम चांसेस है, बट उसमें सिर्फ लोअर इनवर्टिब्रेट हो गए, जैसे स्पॉन्ज है, पोरीफेरा है ना, स्पॉन्ज पोरीफेरा की चीज़ हो गया, सेलेंटेटा, टीनोफोरा, इवन पेलेटी हेलमिंथ तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। बाकी उसके बाद जैसे हायर में जाएंगे तो ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो हायर वर्टिब्रेट्स, हायर इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स, ठीक है, ये सब के सब क्या हो जाएंगे आपके, इनमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तुम्हारा, ठीक है। इसके अलावा देखो इसमें प्लांट जो है उसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ओके। फंजाई जो है उसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल भी है बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, मोस्टली सेक्सुअल एसेक्सुअल होता है। प्रोटिस्ट में भी सेम उसी तरह से, तो प्रोटिस्टा भी आप इधर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अंडरस्टैंडिंग की बात है। और ऐसे भी आप लोगों ने क्लास 11th में ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, ठीक है, तो ये काफ़ी इलैबोरेटेड हो गया। तो ये था बच्चों आपका सेक्सुअल और सेक्सुअल का कंपैरिजंस, ठीक है। तो ये रहा बच्चों इस सेशन का रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स। आगे जो रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर लूँगा, ठीक है, और तुरंत डालूंगा। आप में से जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जो मैं अपकमिंग जो वीडियो है मेरा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो प्लीज़ लाइक करिएगा, नए सब्सक्राइबर भी लाइक करिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा, ठीक है बच्चों। मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेरे वीडियो को देखते हैं बट अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ऑल द बेस्ट, बाय बाय।